अच्छा जी, हम लोगों ने एग्जाम्पल 2 तक डिस्कस कर लिया था क्लास के अंदर। एक छोटा सा लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ जिसमें हम छोटी सी एक बात, जिसमें मैंने आज सुबह एक बहुत खूबसूरत तरीके से एक कहानी सुनाई आप लोगों को कि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कोर्ट आ जाएगा या इख्तियारात मिल जाएंगे कुछ लोगों को कि वो कोर्ट में पिटिशन फाइल कर सकेंगे आपके ख़िलाफ़, कंपनी के ख़िलाफ़, कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। तो उसी पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया क्लास में कि सर्कमस्टांसेस कौन से हैं। तो आज हम इस क्लास में एक छोटा सा स्टेप एक आगे लेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि वो लोग जो कंपनी के खिलाफ पिटीशन दायर कर सकते हैं, ठीक है, फॉर दी वाइंडिंग अप पर्पसेस, वो किस सूरत हाल में, किस कंडीशंस के साथ पिटीशन को फाइल कर सकते हैं कि कोर्ट उनको एंटरटेन करेगा। ठीक है जी। सो अदरवाइज पिटीशन एंटरटेन नहीं होगी। उसके अलावा एक छोटा सा एरिया है अनलॉफुल एक्टिविटी का, ये आपने एक दफ़ा पढ़ना है इसको। इसमें सिर्फ अनलॉफुल बिजनेसेस के बारे में बताया गया है कि प्रमोशन और कैरिंग ऑफ एनी स्कीम और बिजनेस डिस्क्राइब शेल बी डीम टू बी एन अनलॉफुल एक्टिविटी। बड़ी एक आसान सी बात बताता हूँ, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में मोस्टली वो मल्टी लेयर मार्केटिंग या पॉन्जी स्कीम्स, इसके बारे में बात होगी। अक्सर आपने सुना होगा, शायद एक बड़ी अजीब सी कंपनी काम कर रही थी जो कि क्या करती थी, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी थी। वो कहती थी एक बंदे से $10 लेती थी, कहती थी जाओ जाके 2 बंदे ढूंढ के लाओ, ये जो 2 बंदे तुम्हें बेरोजगार मिलेंगे ये $10 देंगे, तो इस $10 में तुम्हें भी शेयर मिलेगा। तो ये वो पॉन्जी स्कीम है जिससे ये फ्लो चार्ट कुछ ऐसे बनना शुरू हो जाता है, ऐसे कनेक्टिविटी चार्ट। इंडिया में तो स्टिल अभी लीगल है, पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, जो कि शायद मेरा मानना है कि ये बिजनेस भी प्रॉपर बिजनेस नहीं है कि आप 2 बंदे बेवकूफ़ बनाओ तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो इसको पॉन्जी स्कीम या MLM या मार्केट मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम बोला जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये इस हवाले से कोई भी कंपनी अनलॉफुल बिजनेस नहीं करेगी, ये वो कहना चाहता है। अब इसमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और भी है कि इस वक्त जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तो आपको खुद, पहले होता था किसी टाइम पे मेमोरेंडम आर्टिकल आपको खुद बनाने पड़ते थे, अब नहीं बनाने पड़ते। तो अब ये बातें आपके आर्टिकल का ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम का हिस्सा बन जाती हैं कि कंपनी किसी भी किस्म की इस अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो कल को अगर वो एक्टिविटी निकल आए तो कंपनी बंद कराना या वाइंड अप कराना अनलॉफुल एक्टिविटी की वजह से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी ही वन ऑफ द रीजन कि कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप में जा सकती है बाय कोर्ट। ठीक है जी। द प्रमोशन और कैरिंग ऑफ एनी स्कीम, तो ये एक दफ़ा तीनों स्कीम्स पढ़ लीजिएगा। मैंने उसमें से जो मोटी सी बात थी पॉन्जी स्कीम्स के हवाले से या मल्टी लेवल मार्केटिंग के हवाले से, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये तीनों बिजनेसेस क्या कहलाते हैं, अनलॉफुल बिजनेस। और इनकी वजह से अगर कोई और एग्जाम्पल भी एक दफ़ा देख लीजिएगा, इसमें ये पेपर में नहीं आएगी, डोंट वरी, पेपर में आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल 3-4 पढ़ लीजिएगा। कंपनी व्हेन डीम्ड, अच्छा ये दोनों बातें जो हमने पढ़ी हुई है ना, ये हमने सर्कमस्टांसेस में पढ़ी थी कि कंपनी अनेबल हो जाए अगर पे करने, अपने डेट पे ना कर सके। तो यहाँ पे हमने एक बात पढ़ी थी, कंपनी अनेबल टू पे इट्स डेट। तो ऐसी सूरत हाल, ये देखिए ये पढ़ी थी आपने, अगर आपको याद हो, आपने मेरे साथ आज ही क्लास में पढ़ी ये। तो वो कहते हैं कि कब लॉ की नज़र में समझा जाएगा कि कंपनी जो है वो अनेबल है टू पे इट्स डेट, तो उस सेक्शन 302 उसको डिफाइन करता है। बट मैंने सेक्शन 302 को थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है, तो हम इसको पढ़ते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए कि कब समझा जाएगा कि कंपनी जो है वो अनेबल है, अपना डेट पे नहीं कर सकती। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनेबल टू पे इट्स डेट, नंबर 1, if a creditor has served a demand under his hand through, if a creditor has served a demand through his register post or otherwise at the register office of the company which is indebted and liable to pay a sum exceeding rupees 1 lakh and requiring the said company to pay the sum so due, and the company has for 30 days thereafter neglected to pay the sum। कहते हैं एक क्रेडिटर है जिसका आपने उधार देना है, उधार है जी एक्सीडिंग ₹1 मिलियन, लायबल टू पे ₹1 मिलियन से 1 लाख से ऊपर का उधार है, वो आपने पे करना है, और उसने आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे रिक्वेस्ट की है कि पे कर दो, और आपने उसकी रिक्वेस्ट के 30 दिनों के बाद भी देयर आफ्टर निगलेक्टेड टू पे द सम, आपने सम पे नहीं किया, तो ये समझा जाएगा कि कंपनी जो है वो अनेबल है टू पे इट्स डेट। नंबर 2, इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर of any court or any other competent authority in favor of a creditor of the company is returned unsatisfied or in whole or in part, कहते हैं कि कोर्ट ने
क्रेडिटर के हक में फैसला सुना दिया और आपको बोला पे करो, और वो क्लेम आपको जो समन आया है, जो आपको ऑर्डर आया है, आपने वो पे नहीं किया आइदर इन होल और इन पार्ट, यानी वही बात होगी कोर्ट ने आपको बोला पैसे दे दो और आपके पास पैसे नहीं है देने को, तो समझा जाएगा कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट, शैल बी अनेबल। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है जी कि इफ इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट की तसल्ली हो जाए इस बात पे that the company is unable to pay its debt, कि कंपनी की औकात नहीं है अपने डेट पे करने की, एंड इन डिटर्मिनिंग वेदर अ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट द कोर्ट, और ये डिटर्मिन करने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है, the court shall take into account the contingent and prospective liabilities of the company. Contingent means that dependent on something, dependent on the happening of some conditions, और prospective means relating to future। तो कोर्ट जो है इन दोनों को भी अपनी करंट लायबिलिटी में शामिल करके डिटरमिन करेगा कि क्या कंपनी इस काबिल है कि वो अपना डेट पे कर पाएगी कि नहीं। तो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से वजूहात की बिना पर कोर्ट को लगेगा कि कंपनी जो है वो अनेबल है टू पे इट्स डेट। नंबर 1, 1 लाख का ज़्यादा का उधार हो और क्रेडिटर ने रिक्वेस्ट की 30 दिनों में आपने पे नहीं किया। नंबर 2, कोर्ट ने आपको बोला क्रेडिटर के पैसे दे दो, आपने नहीं दिए इन होल और इन पार्ट। नंबर 3 कि कोर्ट को लगे कि जनाब आपके पास तो है ही नहीं पैसे देने को, और इस मकसद के लिए वो आपकी कंटिजेंट और प्रोस्पेक्टिव लायबिलिटी को ऐड करके देखेगी, और अगर आपके पास औकात नहीं है तो वो आपको कहेगी कि आप अनेबल हो टू पे योर डेट। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने वही बात आसान लफ्ज़ों में उस पैरा में लिख दी है, प्लीज़ आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग। अगर आपको मेरा सुबह वाला चार्ट याद हो तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह था कि सर्कमस्टांसिस हमने डिस्कस कर लिए थे, फिर हमने कहा था कि कुछ लोग हैं एलिजिबल जो पटिशन फाइल कर सकते हैं, तो मैंने कहा था ये 5 लोग हैं जो कंपनी के खिलाफ पटिशन फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। पहली जी उसमें कंपनी है, दूसरे क्रेडिटर, कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी मैंने समझा दिया आपको, मेंबर को ही कंट्रीब्यूटरी बोला जा रहा है बिकॉज दैट पर्सन इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देन रजिस्ट्रार एंड कमीशन। कंपनी के केस में अगर बात पढ़ें तो वो कहता है कि कंपनी केस फाइल कर सकती है, पटिशन फाइल कर सकती है कंपनी के खिलाफ फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट। तो सूरत हाल ये हो कि पिटिशन जब फाइल की जाए तो उसके साथ कंडीशन ये है, प्लस लगाया हुआ है, कंडीशन ये है कि पिटिशन के साथ कंपनी ने पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ जमा कराने हैं और साथ में डिटेल देनी है कि कितने केसेस हैं उन केसेस की जो कंपनी के ख़िलाफ़ फाइल हुए और वो जो कंपनी ने किसी के ख़िलाफ़ फाइल किए। तो ये 2 चीज़ें एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये आपने पिटिशन के साथ जमा करानी होगी, तब जाके कंपनी की जो पिटिशन है अगेंस्ट द कंपनी वो वैलिड समझी जाएगी या उसको एंटरटेन किया जाएगा। क्रेडिटर के केस में कहता है क्रेडिटर भी वाइंडिंग अप पिटिशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उनसे कहा गया कि जितनी कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है उतनी अमाउंट की सिक्योरिटी आप जमा कराएं कोर्ट में पिटिशन के साथ, ताकि कल को ये ना हो कि पिटिशन में कुछ भी ना निकले और पता चले कि आपने वाइंडिंग अप की जो कॉस्ट आई है वो सारी आप बियर करेंगे। तो टेक्निकली तो कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है कि भाई इनसे सिक्योरिटी ले सकते हैं, तो कोर्ट उनको कह सकता है कि भाई सिक्योरिटी, तो कोर्ट सीम्स रिजनेबल, जितनी रिजनेबल समझेगा उतनी वो कहेगा ये कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप है, ये आप पहले एडवांस में जमा कराएं बाद में वापस ले लीजिएगा। ठीक है जी, अगली बात सिक्योरिटी के तौर पर जमा करानी है। नंबर 3 पॉइंट, पहले 3 छोड़ के मैं रजिस्ट्रार और कमीशन डिस्कस कर लेता हूं क्योंकि वो बहुत आसान है। कहते हैं रजिस्ट्रार भी आपके खिलाफ जा सकता है कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप के लिए, और ऑब्वियस बात है जाएगा अगर आप एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करोगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे, एजीएम्स होल्ड नहीं करोगे, तो रजिस्ट्रार तुम्हारे खिलाफ आएगा। लेकिन कहता है रजिस्ट्रार उस सूरत में पिटिशन फाइल कर सकता है कि सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड OBH प्रोवाइड करेगा टू द कंपनी उसका जवाब देगी। वो उनसे पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हारे खिलाफ पिटिशन क्यों ना फाइल करूं जबकि तुम ये नॉन कंप्लाइंसेस कर रहे हो, और फिर वो जाके उनका जवाब जब मिल जाएगा रजिस्ट्रार जाके कमीशन से पूछेगा कि सर कमीशन साहब इजाज़त दे दें कि मैं इसके खिलाफ पिटिशन फाइल, तो कमीशन की अप्रूवल के बाद रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी के खिलाफ पिटिशन फाइल कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय कोर्ट। और अगर कमीशन ये काम करना चाहे तो कमीशन भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए बगैर ये काम नहीं कर सकता।
तो पहले कमीशन भी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद कंपनी के अफेयर्स इन्वेस्टिगेट होंगे। इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 स्टेप ज़रूरी हैं। रजिस्ट्रार के केस में 2 स्टेप ये हैं कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और कमीशन अप्रूवल, जबकि कमीशन अगर पिटीशन फाइल करना चाहता है, कंपनी को बंद कराना चाहता है और बाय द कोर्ट, तो उसके भी 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1 वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, नंबर 2 वो इन्वेस्टिगेशन कराए कंपनी अफेयर की, वहाँ से रिपोर्ट ले कि अच्छा हाँ अब देखो ना ये इन्वेस्टिगेशन मेरे हक में आई है कि ये कंपनी काम गलत कर रही है, एंड देन कमीशन पिटीशन फाइल करेगा। तो रजिस्ट्रार और कमीशन भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब तक हमने 4 बातें पढ़ ली कि कंपनी पिटीशन फाइल करना चाहती है तो क्या करे, क्रेडिटर करना चाहता है तो क्या करे, रजिस्ट्रार करना चाहता है तो क्या करे, और कमीशन करना चाहता है तो क्या करे। अब आखिरी बात कि अगर मेंबर पिटीशन फाइल करना चाहता है, कंट्रीब्यूटरी पिटीशन फाइल करना चाहता है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बाय द कोर्ट, क्योंकि देखो कंट्रीब्यूटरी जो है वो को वाइंडिंग अप कर सकता है, वॉलंटरी भी जा सकता है, इसलिए उसकी वॉलंटरी वाली बात नहीं की। कंट्रीब्यूटरी अगर एप्लीकेशन दे रहा है, पिटीशन दे रहा है फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अंडर द सर्कमस्टांसेस जो हम पढ़ चुके हैं, तो कंट्रीब्यूटरी की कंडीशन ये है कि नंबर 1 कि नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हो गए हो। तो ये वो शराइत, अगर आपको याद हो सर्कमस्टांसेस में हमने शर्तें पढ़ी थी कि नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस, तो वो शर्त है जिसकी बिना पर सिर्फ मेंबर जो है वाइंडिंग अप के लिए जा सकता है, वरना मेंबर के पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करो तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस्ड एंड, इन दोनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कंक्लूड करूं कि किसी और नॉन कंप्लायंस की वजह से शायद मेंबर नहीं जा पाएगा वाइंडिंग अप के अंदर, वो वॉलंटरी तो कर सकेगा, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट के लिए पिटीशन नहीं दे सकता। तो अगर वो पिटीशन देना चाहता है तो रीज़न हो कि नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस हुए हों। और दूसरी कंडीशन जो साथ पूरी करना ज़रूरी है वो ये है कि एंड 180 डेज की होल्डिंग पीरियड हो इन 18 मंथ्स बिफोर प्रोसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। अब ये बात जरा टाइम लाइन में समझ लीजिए। मैंने आज सुबह फिजिकल क्लास में भी समझाया कि बेटा वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट कब समझी जाएगी, तो मैंने कहा लॉ ने ये बताया हुआ है कि जिस दिन पिटीशन फाइल होगी, पिटीशन की डेट ही डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप समझी जाएगी। तो पिटीशन की डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप समझी जाएगी। तो बेटा अगर ये पिटीशन की डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप है, तो वो कह रहा है मेंबर पिटीशन फाइल कर सकता है अगर इस डेट से पिछले प्रोसीडिंग, अगर आप देखो वो प्रोसीडिंग 18 मंथ्स में, यानी जिस दिन भी ये डेट फाइल हुई है, फॉर एग्जांपल 2 अगस्त 2024 को ये डेट फाइल हो रही है, अगर मैं अगस्त की जगह 8 की जगह अगस्त लिख देता हूँ, 2 अगस्त को अगर ये पिटीशन फाइल हो रही है, तो इस 2 अगस्त से 18 महीने पहले, ये जो 18 महीने का टाइम लाइन है, इस 18 महीने के अंदर उस मेंबर का होल्डिंग पीरियड 180 डेज का हो, यानी उसके पास ने शेयर होल्ड किए हों अपने नाम पे या उसको ट्रांसफ़र हुए हों एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दोनों सूरतें हो सकती हैं। यानी अगर मैं पिटीशन फाइल करना चाहता हूं तो बेटा इस 2 अगस्त से 18 महीने पहले मेरे पास कम से कम 180 दिन, ये तकरीबन बनते हैं 6 महीने बनते हैं, कि 6 महीने का, मैं 6 महीने लिखना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं कि तकरीबन 180 दिन जो हैं वो आपके 3 और 3 6, हाँ 6 महीने बनते हैं। तो इतने का मेरा होल्डिंग पीरियड होना चाहिए, शेयर मेरे नाम पे होल्ड हों। अब वो मेरे नाम पे हो सकते हैं, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मुझे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मैंने एक्वायर किए हों, व्हाटएवर। तो वो कहते हैं ये 2 कंडीशंस पूरी होंगी तो मेंबर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन दायर कर सकता है फॉर वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, अदरवाइज नहीं कर सकेगा। अब यहां पे एक बात ये समझाने, तो ये 5 लोग हैं जो एलिजिबल हैं कि कंपनी के खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकते हैं। पहला कंपनी आ गई, कंपनी को कहा कि ये लेके आओ एसेट्स लायबिलिटी सूट्स की डिटेल दो, क्रेडिटर को कहा तुम पैसे दो, कंट्रीब्यूटरी को कहा तुम मेंबर रिड्यूस हो रहे हो सिर्फ उस सूरत में आना, और 180 दिन का होल्डिंग पीरियड हो पिछले 18 महीनों में, प्रीसीडिंग 18 महीनों में। किस डेट से? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप से। और डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग पिटीशन इज द डेट ऑफ कमेंसमेंट एक्चुअली। और रजिस्ट्रार को कहा कि अपॉर्चुनिटी दो
कमीशन से अप्रूवल लो, फिर पिटिशन फाइल करना, और कमीशन को कहा अपॉर्चुनिटी दो, इन्वेस्टिगेशन कराओ, फिर पिटिशन फाइल करना। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उन लोगों का जो पिटिशन फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ और वाइंडिंग अप। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली ये है कि याद रखिएगा एग्जामिनर जो है वो इनमें से कोई एक दो बातें भी पूछ लेता है, और ऐसा उसने पास पेपर में पूछा है। सो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट मींस द डेट ऑफ पिटिशन ऑफ वाइंडिंग अप। लो जी, हम आते हैं अब वाई वी वहू में प्रेजेंट द पिटिशन। लो जी, यही बात पढ़ने लगे। अब मैं जरा बैठ जाता हूं आराम से। कहते हैं एप्लीकेशन टू द कोर्ट फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी shall be the petition presented either by the company or by creditor or by contributory or by all or any of the parties aforesaid together or separately। जो ऊपर वाली पार्टीज हैं वो खट्टी मिलके या अलहदा, by the registrar, by the commission और by any person authorized by the commission, या कमीशन कर ले या कमीशन का नमूना कर ले। ठीक है जी। अगली बात जी, कंट्रीब्यूटरी मीन्स the person liable to contribute towards the asset of the company on the event of its being wound up. Condition for petition by the company: the court shall not give a hearing to the petition for the winding up of a company by the company। यानी कोर्ट पिटिशन सुनेगी नहीं कंपनी की जब तक until the company has furnished with its petition in the prescribed manner the particular of its asset and liability and the business operation and the suits or proceeding pending against it, और या वो सारी सूट्स जो उसके खिलाफ फाइल हुए हों। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर ने कंडीशन फाइल की हो तो कहता है कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द क्रेडिटर, द कोर्ट शैल नॉट गिव अ हियरिंग टू द पिटिशन। कोर्ट किसी खाते में नहीं लाएगा पिटिशन को, or for winding up a company by the contingent or prospective creditor until such security for cost has been given as the court think reasonable, तो वो cost जमा करवाए security, and until a prima facie case for the winding up means from the physical appearance it is evident from the face for winding up has been established to the satisfaction of the कोर्ट। अनटिल के एक बहुत एविडेंट हो कि हाँ ये कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ ये बहुत रिजनेबल बात है कि वाइंडिंग अप स्टार्ट हो जानी चाहिए। कौन स्टार्ट करे? कंटिंजेंट या प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर, तो उसको बोला जा रहा है, किसी दूसरे को नहीं बोला जा रहा। अगली बात, कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द कंट्रीब्यूटरी। कहता है कंट्रीब्यूटरी शैल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप अ कंपनी अनलेस, तो कंपनी नहीं कर सकेगा अनलेस नंबर वन either the number of member is reduced, member कम हो गए हो, in case of a private company below 2, in case of a public company below 3। तो ये एक वाहिद अपॉर्चुनिटी है जिसके केस में मेंबर जो है वो पिटिशन फाइल कर सकता है। साथ में लिखा हुआ है एंड का मतलब लिख के एंड द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कंट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम आइदर वर ओरिजिनली अलॉटेड टू हिम और हैव बीन हेल्ड बाय हिम एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम। जरा देखो बातें सारी वही लिखी जा रहा है, द शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ कंट्रीब्यूटरी और सम ऑफ देम आइदर वर ओरिजिनली अलॉटेड, उसने खुद खरीदे थे, उसने उसको अलॉट हुए थे, और हैव बीन हेल्ड बाय हिम या उसके पास हैं एंड रजिस्टर्ड इन हिज नेम, उसके नाम पे फॉर एटलीस्ट 180 डेज, कम से कम 180 दिन, ड्यूरिंग द 18 मंथ्स, कम से कम पिछले 18 महीनों में, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप की डेट ऑफ कमेंसमेंट से पहले, और डिवॉल्व्ड ऑन हिम या उसको मिल गए हैं विरासत में थ्रू द डेथ ऑफ अ फॉर्मर होल्डर, पिछले होल्डर के मरने से। तो मरने के बाद 180 दिन के बाद उसके पास होल्डिंग होनी चाहिए। अगली बात, कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द रजिस्ट्रार, द रजिस्ट्रार शैल नॉट बी एंटाइटल्ड to present a petition for winding up of a company unless the previous section of the commission has been obtained, commission की approval ले ली हो to the presentation of the petition, and no sanction shall be given और कोई sanction नहीं मिलेगी unless the company has first been afforded an opportunity of making a representation and of being heard, यानी उसने एक opportunity उसे दे दी हो presentation की और सुनने की, यानी वही दो बातें, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और कमीशन की अप्रूवल के बाद आप पिटिशन फाइल करोगे तो पिटिशन सुनी जाएगी। कंडीशन फॉर पिटिशन बाय द कमीशन और ऑथराइज्ड पर्सन, अगर कमीशन ने करनी हो तो क्या करे? मैंने बताया OBH प्लस इन्वेस्टिगेशन देन पिटिशन। Commission or the person authorized by the commission in that behalf shall not be entitled to present a petition for winding up of the company unless
An investigation into the affair of the company has revealed that कि investigation ये बात साबित कर दें it was formed for any fraudulent or unlawful purpose, investigation कराई गई हो और ये बात साबित हो जाए कि कंपनी unlawful purpose के लिए काम करती है, वही पर्पस जो ऊपर डिफाइंड है, जो MLM और वो सारी चीज़ें, it is carrying on a business not authorized by memorandum, ऐसे काम कर रहे हैं जो मेमोरेंडम में लिखा नहीं उन्होंने, or its business is being conducted in a manner oppressive to any of its member or person concerned in the formation of the company, या ऐसा काम कर रहे हैं जो मेंबर के हक में नहीं है या वो लोग जो प्रमोटर हैं उनके हक में नहीं है, that it's the management has been guilty of fraud, misfeasance or other misconduct towards the company or towards by its member, और वही बात कि मैनेजमेंट जो है वो fraudulent मैनेजमेंट है, कहते हैं such petition shall not be presented or authorized to be presented by the commission unless the company has been afforded an opportunity of making a representation and of being heard. वही बात OBH दिए बगैर ये इन्वेस्टिगेशन भी नहीं एक्चुअली चलनी, करा भी लो इन्वेस्टिगेशन पहले तो OBH फिर भी देना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके पिटीशन फाइल होगी। और फिर वो कहता है हाउएवर इफ द सोल बिजनेस ऑफ, अब बड़ी मजे की बात, अगर एक ऐसा बिजनेस है जो लाइसेंस बेस्ड है और लाइसेंस रिवोक हो गया, इसका मतलब है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिवोक हुआ है, अगर रिवोक हो गया है तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट इसका पिटीशन फाइल करो। तो वो कहता है द सोल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज अ लाइसेंस्ड एक्टिविटी एंड दैट लाइसेंस इज रिवोक्ड, नो इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सो कहता है किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है टू प्रेजेंट द पिटीशन के लिए, तो इसका मतलब OBH की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको सॉरी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप OBH प्रोवाइड करोगे और सीधा केस फाइल कर दोगे। फिर वो कहता है कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय कोर्ट शैल बी डीम्ड टू कमेंस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, तो जो भी जिस डेट पे पिटीशन फाइल होगी वही डेट ऑफ वाइंडिंग अप समझी जाएगी। एग्जाम्पल एक दफ़ा 5 पढ़िए प्लीज। उसके बाद है जी वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ये मैं ऑलरेडी बता चुका आपको। वॉलंटरी वाइंडिंग अप का अगर आपको याद हो मैं एक दफ़ा स्केच दोबारा दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको एक दफ़ा रिकॉल हो जाए। हमने पढ़ा था कि वॉलंटरी के केस में अगर तो टाइमलाइन डिफाइन था जिस पीरियड के लिए बनाई थी वो पीरियड मुकम्मल हो जाए तो सिंपली रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग के अंदर मेंबर रेजोल्यूशन पास करें और कंपनी वाइंड अप स्टार्ट कर दें। दूसरा कि अगर नहीं डिफाइन था, ऐसा मेमोरेंडम के अंदर कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं था, जो कि 99% केसेस में होता है कि टाइमलाइन डिफाइन नहीं होता, तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन मेंबर पास करेगा और वाइंडिंग अप इनिशिएट कर देगा। इस पे एक बड़ा प्यारा सवाल ICAP में आया हुआ है, वो इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे। अ कंपनी में बी वाउंड अप वॉलंटरली व्हेन इट पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, if the company in the general meeting passes a resolution requiring the company to be wound up voluntarily as a result of the expiry of the period for its duration, कि वो जिस पीरियड के लिए बनाई थी वो पीरियड खत्म हो गया है, if any fixed by its article or the occurrence of any event in which in respect of which the article provides that the company should be dissolved, यानी अगर ऐसी सूरत हाल थी कि हमने सोचा हुआ था कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ तो कंपनी वाइंड अप कर देंगे, तो अगर ऐसी बात हो गई है तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करो और वाइंड अप कर दो। और या दूसरा तरीका ये है इफ द कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वाउंड अप वॉलंटरली, कि कंपनी वाउंड अप हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो दूसरे सिनेरियो में ड्यूरेशन का कोई रोला नहीं है, अगर मेंबर चाहेगा तो वो वाइंडिंग अप वॉलंटरी वाइंडिंग अप स्टार्ट कर देगा। अच्छा, डेट वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में डेट ऑफ वाइंडिंग अप कमेंसमेंट क्या थी? जिस दिन कोर्ट केस फाइल हुआ, जिस दिन पिटीशन फाइल हुई। तो इस केस में वॉलंटरी वाइंडिंग अप में डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप क्या होगी? सिंपल, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ। क्लैरिटी? जिस दिन केस फाइल हुआ, जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, वो दिन डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप समझा जाएगा। तीसरी चीज, वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, जहां कोर्ट कहता है कि मैं तो देखूंगा भाई, मैं तो देखूंगी, ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम जो मर्जी करते रहो, मैं तो ऑब्जर्व करूंगी। तो उस केस में वो कहता है तो हमने पढ़ा था कोर्ट या तो अपने मोशन के ऊपर या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, या वही लोग जिनकी बातें पढ़ी हैं उनमें से कोई अगर पिटीशन फाइल कर दे कि एप्लीकेशन फाइल कर दे कि भाई वाइंडिंग अप करवा दो बाय कोर्ट, या कोर्ट की सुपरविजन होनी चाहिए, तो वही लोग जो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट इनिशिएट कर सकते हैं वो सुपरविजन ऑफ कोर्ट भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है,
When a company has passed a resolution for voluntary winding up, the court may, of its own motion or on the application of any person entitled to apply to the court for winding up a company, make an order that voluntary winding up shall continue but subject to the supervision of court. के court बस देखेगा and या supervise करेगा, and with such liberty for creditor, contributing and other to apply to the court and generally on such terms and condition as the court thinks fit. तो कोर्ट सुपरवाइज करेगा और पूरी लिबर्टी है क्रेडिटर को, कंट्रीब्यूटर को, अदर को कि वो कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑन सच टर्म, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन वो कोर्ट खुद डिफाइन करेगा कि इस केस में क्या होगा. अच्छा जी, इसके बाद अच्छा एक छोटी सी बात 1.8 पढ़ लेते हैं और कंक्लूड करते हैं. A petition for the continuance of voluntary winding up subject to the supervision of court shall, for the purpose of giving jurisdiction to the court over suits and other legal proceedings, be deemed to be the petition for winding up by the court. कहते हैं एक बार याद रखना, ये चल तो रही है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मेंबर ने इनिशिएट की, लेकिन कोर्ट सुपरविजन के लिए आ गया. अगर आप कोर्ट सुपरविजन के लिए आ गया तो केसेस के हवाले से, लीगल प्रोसीडिंग के हवाले से याद रखिएगा कोर्ट की वो पावर्स होंगी जो कि पावर वो एक्सरसाइज करता अगर ये वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होती. यानी वाइंडिंग अप बाय कोर्ट में जो पावर्स कोर्ट इस्तेमाल करता है वही पावर्स कोर्ट इस सुपरविजन में इस्तेमाल करेगा रिलेटिंग टू द सूट्स एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स के हवाले से. बस यहीं तक काम करते हैं, इंशाल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे. अल्लाह ताला आप सबको सहायता फरमाए. थैंक यू.